आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे आपके गांव में आने का मौका मिला है और ये मौका जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए कि जो लाइब्रेरी आपके यहां खुली है वो लाइब्रेरी का खुलना एक सराहनीय प्रयास है। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस गांव के जिम्मेदार साथी, मैं पिछले लंबे समय से एजुकेशन पे काम कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं, हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज आपके गांव में लाइब्रेरी खुली है, मेरा दिल बड़ा खुश है। आपने लाइब्रेरी खोल के जिस तरह का प्रयास किया है, मैं यहाँ के युवा भाइयों से भी कहूंगा कि वो उस लाइब्रेरी में जाएं, पढ़ें और पढ़ लिखकर अपना, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। आज की सभा में अध्यक्षता कर रहे चौधरी जयपाल सिंह जी, मुझसे पहले मंच का जो संचालन कर रहे थे भाई विकास जी, मेरे छोटे भाई नीटू गौतम जी, रजनीश जी, टीनू भाई और सहयोगी रहे हमारे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी मुझे जानकारी दी गई है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि यह भूमि अखंड ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज की तपोभूमि, ये जानकारी मुझे दी गई तो मेरे लिए इस जगह की जो वैल्यू है, जो सम्मान है मेरे मन में, वो और भी बढ़ जाता, क्योंकि यहां के बाद हम लोग ऊन गद्दी जाएंगे जहां आज सत्संग है। मुझे नई जानकारी थी कि जिस पाठशाला के उद्घाटन में मैं जा रहा हूं वहां इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मुझे तो ये जानकारी थी कि मुझे वहां पाठशाला का फीता काटना है और सारे कामों में जाना है। ये जो महान पुरुष ऊपर बैठे हैं, अपना ख्याल रखना, नीचे मत गिर जाना, कभी गेंद सी खुल जाए। और ये मेरी तो आपसे राय, आप लोग उतर जाओ। गुरु महाराज की तस्वीर लगी, उसके ऊपर आप वहां बैठे हो, ये अच्छा नहीं है। ये जो लोग हैं ये उतर जाए। गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी है, उनके सर के ऊपर जो है आप लोग बैठे हो, ये समझदारी का काम नहीं है। ये खाली कर दो आप लोग, ये अच्छा नहीं, खाली कर दो इसको। कोई एक आदमी खाली करा दो भाई इसको। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले लंबे समय के संघर्ष में मैं तरह तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनता और पिछले 1.5 साल से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं और आपने देखा होगा कि मैं अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करता हूं कि समस्या किसी की भी हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो,
जहां भी किसी की समस्या आती है, चाहे पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के भाई हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, या फिर आशा आंगनबाड़ी भोजन माताएं हो, सभी की समस्या को लेकर लगातार हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने और उनके सहयोगी रहे सर छोटू राम ने उस समय जब देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलामी में हम लोग थे, उन्होंने उस समय जो संकल्प किया था, उन्होंने उस समय जो प्रयास किया था, साइमन कमीशन के सामने जो रिपोर्ट रखी थी इस देश की, वो ऐतिहासिक रिपोर्ट जिसने किसानों, कमीरों और इस भारत के हक वंचित समाज के करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो रिपोर्ट साइमन कमीशन के सामने रखी थी, ये उसी का प्रयास है कि आज देश में संवैधानिक रूप से संविधान के अंदर जो कमजोर वर्गों को अधिकार मिले हैं, ये उसी का परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग भाईचारा बना लेंगे और भाईचारा बनाकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। अभी के हालात तो ये है कि अभी जो सरकारी नौकरियां लोगों की तरक्की का पहला रास्ता होती थी, वो सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई, ना के बराबर हो गई है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें घोटाला नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होती, और जो भर्ती हो भी जाती है बाद में उसका पता लगता है कि वो भर्ती 60-50%, 65%, 70% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार के लोगों ने अपने लोगों को अपॉइंट करा लिया। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में हमारे पास एक ही रास्ता है। हम 5 साल जो जुल्म जाति अत्याचार सहते हैं, जिन परेशानियों का सामना करते हैं, इतना मजबूत स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो नेता हमसे झूठे वादे करते हैं हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम उनको उनके वादे न पूरा करने पर किसी भी तरह से किसी न्यायालय नहीं जा सकते, कहीं एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जबकि अगर आप 50 रुपए का सामान कहीं से खरीदते हो और वो सामान खराब निकल जाए तो आप सामान को बेचने वाले के पास भी शिकायत कर सकते हो, उपभोक्ता न्यायालय में भी जा सकते हो। लेकिन जो आपकी वोट को लेकर आपसे दगा करे उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए 5 साल में एक बार हम पे मौका आता है कि हम अपनी वोट से बदलाव करें, परिवर्तन का रास्ता चुनें। और अब निकट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो समय हमारे पास आएगा कि हमें अपने क्षेत्रों में पंचायत के मेंबर चुनने हैं, ग्राम के प्रधान चुनने हैं, क्षेत्र के पंचायत सदस्य चुनने हैं, जिलों के पंचायत सदस्य चुनने हैं। पिछले 10-12 साल से सड़क के माध्यम से मैं आपकी लड़ाई को मेरे साथियों के साथ लड़ता रहा, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे देश प्रदेश में कहीं भी कोई जुर्म जाति अत्याचार हुआ हो, एनआरसी का मामला हो, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला हो, पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, या आरक्षण में जो घोटाला हुआ होता है शिक्षक भर्ती में, जिसमें 5 दिन तक हमने आंदोलन करके 6,800 नियुक्तियां दिलाने का काम किया, नौकरियां दिलाने के लिए प्रयास किया। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन असल ताकत लोकतंत्र में आपके पास, आप जिसे चाहे आगे बढ़ा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने मुझे ताकत दी है,
मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इस ताकत को और अवसर दिए तो वो दिन दूर नहीं है कि गरीबों के घरों में रोशनी पहुंचेगी, उनकी आंखों के आंसू सूखेंगे। इस किसान कमेरो क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नए अवसर पैदा होंगे, राजकाज बनेगा तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हम लोग निरंतर, ये नेता लोग मेरे दोनों तीनों तरफ घेर कर खड़े, ये हट जाएं तो ज्यादा अच्छी बात बन जाए। इनके खड़े रहने से मुझे डर लगता है, जिस तरह मेरा स्वभाव है कि मैं अपनी बात को कहते हाथ इधर उधर करता हूं, किसी को चोट ना लग जाए। प्यारे साथियों, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखने आए हैं, कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे छूने आए हैं, कुछ लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, कुछ लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैं यहीं जन्मा हूं, सहारनपुर में, जैसा हूं आपके बीच में। 16 महीने तक जेल की 4 दीवारी में अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। जब बेल हुई तो ये जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार ने मुझे देश के बड़े अपराधियों की श्रेणी में लाकर मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। उसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उनका मानना था कि मेरे बाहर रहने से देश को खतरा है, जबकि सच ये नहीं है। मेरे बाहर रहने से देश को खतरा नहीं है, मेरे बाहर रहने से उन लोगों को खतरा है जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं, जो इस देश के संपत्ति को बेच रहे हैं, जो इस देश के सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, जो इस देश के आर्मी को कमजोर कर रहे हैं, अग्निवीर बना के 4 साल की नौकरी देके देश प्रेम के प्रति जो भावना थी नौजवानों के अंदर, जो उसको कमजोर कर रहे हैं। उनको जो पुरानी पेंशन को रोक रहे हैं, उनको जो किसानों को उनकी फसल के दाम, पर्याप्त दाम न मिले, इसको रोक रहे हैं, उनको खतरा है। उनको खतरा है जो आपके बच्चों के स्कूल बंद करना चाहते हैं, जिनका मानना है कि सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को मदद करनी चाहिए। ये उन लोगों को खतरा है मुझसे, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने अभी पिछली मीटिंग में कहा, आज मैं आप और मैं आपको एफिडेविट देता हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा आपकी 99% समस्याओं को पहली कैबिनेट में हम लोग ठीक कर देंगे। मैं लोकतंत्र को समझता हूं। लेकिन इस सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए कितने ऐसे नए पद सृजित करके और कमिश्नर रैंक से ऊपर के अधिकारी चुपचाप पिछले दरवाजे से बना दिए। इस सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इनसे सवाल पूछता है उसे जेल में डाल देते हैं, उस पर मुकदमा लगा देते हैं। कोई मुकदमों से बच जाता है तो ये उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी संपत्ति में बुलडोजर चलाते हैं। उससे भी कोई बच जाता है तो ये उस पर गोली चलवा देते हैं। मैं इनके सारे हथकंडों से निकल के आया हूं। एक जीवन मिला है, इस एक जीवन में इन गरीबों किसान कमेरों की लाठी बनना चाहता हूं, उनकी आवाज बनना चाहता हूं। अगर जीने की इच्छा होती या मृत्यु का डर होता तो इतना बेखौफ होकर पार्लियामेंट में और सड़क पे इनका मुकाबला नहीं करता। मैंने 4-4 गोली खाई है। जिस दिन गोली खाई थी उस दिन मैंने संकल्प ले लिया था कि मेरा पिछला जीवन और मेरा आने वाला जीवन इस हक वंचित किसान का मेरा कौम के लिए बीतेगा और मैं कोशिश करूंगा किसी की आंखों में आंसू ना आए। इसके लिए मैं दिन रात संघर्ष करूंगा। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ 2024 में
लोकसभा का चुनाव आया, देश के बड़े बड़े गठबंधनों ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारे, सब लोग वहां पहुंचे, मुझे बुरा भला कहा, बहुत आरोप लगाए, लेकिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, वोट दिया, नोट दिया, लड़ने की हिम्मत दी, मेरा हाथ पकड़ा, और जब मैं चुनाव परिणाम आया 4 जून को, तो मैं 1.5 लाख वोटों से जीता। जब मैं जीता तो मेरी समझ में आया कि अगर कोई ईमानदार से किसी की लड़ाई लड़ता है तो जनता उसका साथ देती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप दिल से हाथ उठाना और मुझे बताना, क्या आप इस जिंदगी में खुश हो? जिस तरह की सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या आप इसमें खुश हो? जोर से हाथ उठा के मुझे बताओ, खुश हो? क्या भारत की जनता यही डिजर्व करती है? मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी का नहीं करते हैं इसका। अगर आर पार से आपका जीवन बदल जाता तो मैं किसान परिवार का बेटा हूं तो आर पार भी कर देता, लेकिन मैं संवैधानिक व्यवस्था में हूं, ना मैं संविधान विरोधी कोई बात कहता हूं, ना मैं संविधान के विरोध में जाकर कोई काम करता। ये संविधान है जिसने हमें बराबर के हक अधिकार दिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया, अवसर दिए। मेरी बात पे गौर करना, जो लोग फोन चला के वीडियो बनाए उनको भी कह रहा हूं, जब मास्टर कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो जो बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पेपर में जब वो सवाल आता है तो उनके समझ में उत्तर नहीं आता, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कुछ भी लिखाते हैं और मास्टर नंबर भी 0 दे देता है, फिर कहते हैं मास्टर ने फेल कर दिया। जब मास्टर पढ़ा रहा होता तब उनका ध्यान कहीं और होता है। आपको नहीं पता है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं 99% लोगों को नहीं पता होगा। आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप टैक्स भरते हैं। क्या भरते हैं? मैं आपको बता देता हूं। सुबह उठते सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? महिलाएं चाय बनाने का काम करती हैं, मगर वो भी मंजन वंजन करके करती हैं। ऐसी तो नहीं है कोई जो बिना मंजन किए चाय बनाने चली जाती है। हाँ, इसलिए सुन लो, सबसे पहला काम करते हैं, खुद को साफ करने के लिए ब्रश करते हैं। वो जो ब्रश हम खरीदते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं, वो जो हम पेस्ट खरीदते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। फिर हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, जो शैम्पू हम लोग यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं, जो साबुन हम यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं, जो बॉडी लोशन हम लोग यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं, जो चप्पल पहन के हम बाथरूम तक जाते हैं उसको जब हम खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं सुबह के, दोपहर के, शाम के, उन सब पे खरीदते वक्त हम टैक्स देते हैं। जो हम यात्रा करते हुए कहीं घर से निकल के जो नाश्ता करते हैं उसी पे आ जाओ, मेरी बहनें गए चाय की पत्ती का पैकेट खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं। जब हम खाने का कोई सामान, बिस्कुट, नमकीन खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं। जब हम घर से नाश्ता करके निकलते हैं, कहीं सफर करते हैं, तो हम किराया देते हैं, उस किराए में भी टैक्स होता है। इसको नहीं पता, इसको नहीं पता भाई को, उसमें भी टैक्स होता है अलग से किराए के साथ में। फिर जहां जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, हर चीज में हम टैक्स देते हैं। 2 पहियों की गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, 4 पहियों की गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो सेस देते हैं। बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आते हैं इस देश में, जो बच्चा कोख में होता है उसके लिए कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। जब वो पैदा होता है उसकी दवाइयों पर टैक्स देते हैं। हम जितना कमाते हैं उसका 70-80% टैक्स में सरकार को वापस करते हैं। यानी कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे चलती है। आप टैक्स देते हो, सरकार का बजट बनता है, उस बजट से सरकार योजनाएं बनाती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 8,08,736 करोड़ रुपए के बजट से
आपके जिले को कितना बजट मिला जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव हो सके, आप मुझे बताओ। नहीं पता आपको? नहीं पता आपको, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। आप तो मसीहा को ढूंढ रहे हो कि कोई मसीहा आएगा, आपका जीवन बदलेगा, इस लड़ाई को लड़ेगा। नहीं, ये राजतंत्र में हो सकता था कि कोई आ जाए बहादुर योद्धा और वो लोगों की जिंदगी बदल दे, नायक बन जाए। लोकतंत्र में तो जनता जिसको ताकत देती है वो नायक बनता है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े नेता दिए, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता दिए इस क्षेत्र ने। इस क्षेत्र ने ही और बड़े बड़े नेता दिए। मैं तो एक छोटा सा सिपाही, मैं आपसे बहुत ईमानदार से कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा वकील हूं। एक मौका आपको चंद्रशेखर आजाद को देना चाहिए, और इसलिए देना चाहिए कि जब तक आप किसी को आजमाओगे नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये आदमी क्या कर सकता है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं भी अगर सदगुरु महाराज अखंड ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज का आशीर्वाद हुआ तो मैं 20 साल तो कम से कम जी जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मुझे गोली लगी मुझे पता लगा कि अभी मैं मरने वाला नहीं। अगर मरने वाला होता तो उसी दिन मर जाता। आप समझते हो ना? लोग खांसी जुकाम कोरोना में मर गए, मैं कोरोना में लोगों को अस्पताल लेके जाता रहा, मैं तब नहीं मरा। तो मुझे समझ आया कि अभी कुदरत ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है कि उसको मुझसे काम लेना, और वो काम ये है कि जब तक आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी और आपके हालात नहीं बदलेंगे, मैं कहीं जाने वाला नहीं। अब लड़ाई है कि इस लड़ाई को हम चंद लोग अकेले लड़ें या आप हमारा साथ देंगे। अगर आप हमारा साथ दोगे, लोकतंत्र में सर्वकीमत होती, तो मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आज मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, मैंने 12-15 काम बताए। जब हम पावर में आएंगे हम क्या करेंगे। हमारे कार्यकर्ता 1-2 दिन बाद यहां मीटिंग में आएंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे, घर घर जाएंगे। मैंने उन्हें नारा दिया है, आप भी सुन लो, उनको भी दोहरा देता हूं। गांव गांव चलो, पांव पांव चलो। पांव पांव क्यों, उसको भी बता रहा हूं। मैं जानता हूं हमारे सारे कार्यकर्ताओं पे गाड़ी घोड़े नहीं, कुछ कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं लेकिन उस तरह के साधन नहीं। तो मेरे दिल में उनका भी इतना ही सम्मान है जिन कार्यकर्ताओं पे साधन नहीं है, और जिन पे साधन है उनका भी इतना ही सम्मान। लेकिन जिन पे साधन कम है उनको किसी दूसरे के साधन का इंतजार नहीं करना। उनको घर से निकलना है, डायरी पेन उठाना है, गांव में जाना है, हर घर तक पहुंचना है, हर घर में जाके अपनी बात रखनी है, लोगों को समझाना है किस तरह सरकारें उनकी जेब काट रही है, किस तरह सरकार उनके हक की कमाई पे, मेहनत कमाई पे डकैती डाल रही है, किस तरह सरकार उनको गरीब से गरीब कर रही है, किस तरह अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात उन तक पहुंचानी है और उनको कहना है कि वो एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को थे। आज आपने लाइब्रेरी खोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम सरकारी स्कूलों का इलाज करेंगे। क्या करेंगे? अब आप कहोगे इलाज तो अस्पतालों में होता है, स्कूलों कैसे इलाज हो सकता है? तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपके स्कूल बीमार है। बीमार कैसे हैं? उनकी छत देखना टपक रही है, उनकी दीवारें देखना सीमेंट उखड़ा हुआ है, उनमें जो वो डाला हुआ है सामान, मेज कुर्सियां, उनकी हालत खराब है। टीचर्स पूरे नहीं है। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए, जहां 5 टीचरों की जरूरत है वहां एक टीचर है। इसलिए आपके स्कूल बीमार है। पंखा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके बीमार स्कूलों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से भविष्य निर्माण होता है, यहीं से नींव रखी जाती है। प्राइमरी स्कूल, इनका इलाज करके ठीक करना है हमें, कि इनमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल इसका मुकाबला ना कर पाए। प्राइवेट के टीचर को 10, 12, 15, 20 हजार रुपए मिलते हैं। यहाँ पढ़ाते होंगे टीचर? प्राइवेट में पढ़ाने वाला कोई टीचर है यहाँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हो? कोई है? नहीं होगा, कोई ना कोई नौजवान पढ़ा रहा होगा आसपास के प्राइवेट स्कूल में। चलो मैं छोड़ दो, नहीं भी पढ़ा रहा, मैं बता देता हूं, 15-20 हजार रुपए मुश्किल से मिलते होंगे।
है? ये कह रहे हैं 7-8 हजार रुपए मिलते हैं। सुन लो मेरी बात को, ये कह रहे हैं 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, मैं कह रहा हूं 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। सरकारी टीचर को कितने पैसे मिलते हैं? 60 हजार। ये बताओ, सरकारी टीचर को 60 हजार और प्राइवेट टीचर को 10 हजार। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा 5 साल का अपना नाम नहीं लिख पा रहा अंग्रेजी में, और प्राइवेट स्कूल का कक्षा 1 का बच्चा अपने अपने पिता का नाम लिख पा रहा है। क्यों? टीचर की गलती नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। गलती किसकी, मैं आपको बताता हूं। सुन लो, गलती व्यवस्था की। सरकार को पता है अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तो प्राइवेट स्कूल नहीं चलेंगे। समझे आप? टीचर का काम पढ़ाना होता है, पोलियो का टीका लगाना नहीं होता टीचर का काम, जनगणना करना काम नहीं होता टीचर का। जानबूझ के आपके अध्यापक को इतना तोड़ा गया है, इतनी जगह की ड्यूटी लगाई गई है, चुनाव में यहां वहां फलाना ढिमका, फिर अधिकारी उस पर दबाव बनाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसको नौकरी यही करनी है, हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, उनसे गलत काम कराते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपके स्कूलों का इलाज करना पड़ेगा, आपको अच्छे स्कूल बना के देने पड़ेंगे, अच्छे टीचर देने पड़ेंगे, और फिर वहां गरीब का बच्चा भी वही पढ़ाई पढ़ेगा जो इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। ये करके देना पड़ेगा। और जिस दिन ये होगा, आप देखना, जब लाइन एक होगी ना, रेस की लाइन एक होगी, तब देखना कि गरीब के बच्चे भी अमीरों से पीछे नहीं रहेंगे। आपके अस्पतालों का इलाज करना पड़ेगा। उन अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना टेस्ट की मशीनें हैं, ना साफ सफाई है, ना सुविधाएं। क्यों नहीं है? नेता तो कहते हैं हमने बहुत अच्छी बना दी है, बहुत अच्छी बना दी है आपके लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हैं। तो नेता अगर वो अच्छे हॉस्पिटल बने तो आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते? आप एम्स क्यों जाते हो? आप फोर्टिज में क्यों जाते हो? आप मैक्स में क्यों जाते हो? आप बाहर क्यों जाते हो विदेश में? जब वो अच्छे हैं तो आप अपना इलाज कराओ ना वहां। इसलिए आपके अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे। उन अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर लाने पड़ेंगे, दवाइयां वहीं देनी पड़ेंगी, सारी टेस्ट की मशीन लानी पड़ेंगी, सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी, साफ सफाई करानी पड़ेगी, तब जाके वहां गरीबों का अच्छा इलाज होगा और उनकी जान नहीं जाएगी पैसे कमी कारण। अभी तो जिन पे पैसे होते हैं वो इलाज करा लेते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार नहीं देंगे तो माँ बाप को वो बोझ लगने लग जाएंगे और उस बच्चे के मन में निगेटिविटी आ जाएगी कि मैं पढ़ लिख के भी ऐसे ही आवारा घूम रहा हूं, मेरे पास काम नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकारी रोजगार देंगे, जो सरकारी से बच जाएंगे उनको प्राइवेट रोजगार देंगे, जो प्राइवेट से बच जाएंगे उनको लोन देके काम करने का अवसर देंगे, और जो उससे बच जाएंगे और खेती करना चाहेंगे उनको खेती योग्य जमीन देके उनको खेती से जोड़ के, और सरकार उस खेती से होने वाली फसल को खरीद के उनके घरों तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे घर पर, महिलाओं को। और मैं जानता हूं, मैं जिस परिवार से आऊं, मेरी मां वो बेचारी घास लेने जाती थी, तो घास लाके भैंस गाय जो हमने पाल रखी थी उनको दूध, उनको घास चारा डाल के उस दूध को बेच के हमारा खर्चा चलाती थी, मैं जानता हूं। और यहाँ मेरी अकेली मां नहीं, यहाँ बहुत सारी माएं जो इस काम को करती हैं, जिन पे खेत नहीं वो भी माएं इस काम को करती हैं। उन माओं को भी इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए उनको घर पे रोजगार देना पड़ेगा। ये काम हम लोग करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने आपको कहा मेरा चैलेंज है, पूरी मीटिंग यहाँ ज्वाइंट है। मैं एक ही काम कह रहा हूं, मरे हुए आदमी को जिंदा करने के बजाय आप जो काम बताओगे मैं उसका यहीं खड़े होकर तोड़ बताऊंगा कि काम हो सकता है नहीं हो सकता। कोई एक काम मुझे बताओ कि भाई ये काम नहीं कर पाओगे सर पावर में आके, आप बता दो, मैं मान जाऊंगा। मेरा चैलेंज है, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी करने के साथ साथ उद्योग धंधे खोलने के लिए तमाम चीजें, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन होंगे तभी जब नियत किसी के लिए कुछ करने की होगी। जब नियत लूट खसोट की होगी तो कुछ नहीं होगा। तो आपने मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक मौका आप आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को दो।
और ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष रवि जी, कहाँ गए रवि जी, नीचे चले। ये हमारे छोटे भाई, हमारे नेताजी, ये इनका गांव भी है। इस वजह से मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं रवि जी से पूछ रहा था कि आप क्या करते हो, तो इन्होंने कहा भाई मैं परचून की दुकान करता हूं। तो ये परचून की दुकान करते करते भी अपना बहुत सारा समय पार्टी को देते हैं, इसलिए मैं इनका दोबारा आभार प्रकट करता हूं। कल मैं एक अपने कार्यकर्ता से मिला था, मेरी लोकसभा में नेटौर विधानसभा के एक ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो सेक्टर अध्यक्ष हैं। आप भरोसा नहीं करोगे, आप देख सकते हो सोशल साइट पे, एक हाथ उनका बचपन से नहीं है इतना, इससे नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है, नीचे का नहीं है, और ये हाथ उनका कट गया। और मैंने कल चेक कराया था, मैं समीक्षा कर रहा था, उनका बूथ सबसे ज्यादा, उनका पूरा सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है। मेरी समझ में आया, काम करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं होती, संकल्प की जरूरत होती है, दिलचस्पी की जरूरत होती है, दिल की जरूरत होती है, जुनून की जरूरत होती है। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, कुदरत ने 2 हाथ 2 पैर अच्छा दिमाग दिया है, एक जीवन मिला है, कुछ करके जाएंगे, ऐसे खाली भी नहीं जाएंगे। इसी जीवन में कुछ करके दिखा के जाएंगे कि आने वाली सदियों में लोग याद रखें कि कुछ करने के लिए कुछ लोग निकले थे और कुछ करके गए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और प्रधान जी, हरिंदर प्रधान जी का, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है, और कटारिया जी का, अपने इंस्पेक्टर साहब का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। और हमारे किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष तीनू भाई, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, दोनों हाथ जोड़ के। सुनो, आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कोई भी नहीं, समझे नहीं समझे, आप हो तो सब है, और हम तो आपसे हैं, आप जानते हैं, हमें और किसी चीज की बहुत परवाह नहीं। दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो तो हम आगे की लड़ाई को लड़ लेंगे। नहीं, दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से। ये कह रहे हैं कि एक सदगुरु जी का जयकारा लगा दो, बताओ लगाऊं? बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु रविदास शक्ति। बोलिए गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, बोलिए अखंड ज्योति सदगुरु समनदास महाराज की, सदगुरु श्री रविदास शक्ति। और देखो कमाई भी हो रही है, 500 का नोट माता जी ने दिया है। रुक जाओ, ऐसे पकड़ा दो, ऐसे पकड़ा, इसको हाथ लगा लो, आप ही का है। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो सुनो, ये 500 का नोट होगा आपके लिए, मेरे लिए ये 5 करोड़ का नोट है, ठीक है? और इसे खून के आखिरी कतरे तक चुकाऊंगा, याद रखना मेरी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जहां भी किसी की समस्या आती है, चाहे पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के भाई हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, या फिर आशा आंगनबाड़ी भोजन माताएं हो, सभी की समस्या को लेकर लगातार हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें घोटाला नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होती, और जो भर्ती हो भी जाती है बाद में उसका पता लगता है कि वो भर्ती 60-50%, 65%, 70% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे देश प्रदेश में कहीं भी
कोई जुर्म ज्यादती अत्याचार हुआ हो, एनआरसी का मामला हो, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला हो, पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, या आरक्षण में जो घोटाला हुआ होता है शिक्षक भर्ती में, जिसमें 5 दिन तक हमने आंदोलन करके